गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक है अभी इस लेक्चर के लिए वो हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 से हमें शुरू करना है। वी नो दैट द एंजाइम नाइट्रोजिनेस विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन प्रेजेंट इन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि नाइट्रोजनस एंजाइम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही देखने मिलेगा। कभी भी यूकैरियोट्स में आपको नाइट्रोजनस एंजाइम देखने नहीं मिलने वाला है। तो प्रोकैरियोट्स में ही आपको नाइट्रोजनस एंजाइम देखने मिलेगा। और प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। अब यहाँ पे भी डिस्टिंक्शन है, सभी बैक्टीरिया के पास भी नाइट्रोजनस एंजाइम नहीं है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. Name the organisms which are free living but as symbionts can fix atmospheric nitrogen. तो ऐसे बैक्टीरिया के नाम बताइए जो जनरली नेचुरली फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, लेकिन जब वो सिम्बायोंट बनते हैं दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ऐसे दो बैक्टीरिया हमें पता है कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। तो एक है राइजोबियम और दूसरे हैं फ्रैंकिया। ओके, राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रिलेशन में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जो है मतलब लेग्यूम्स जो है उनमें उनके रूट्स में ये नोड्यूल्स क्रिएट करके रहते हैं। जबकि फ्रैंकिया के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने दिख रहा है। फ्रैंकिया फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ roots of non-leguminous plants, for example ulnus के। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में राइजोबियम और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जो है उनके रूट्स में आपको देखने मिलेगा दिस फ्रैंकिया, और उसका एग्जाम्पल प्लांट का आपको दिया गया है वहां पे अल्नस। कम टू क्वेश्चन नंबर 22. Nodules of legume contain an oxygen scavenger called, very important question, nodules of legume contain an oxygen scavenger which is called leg hemoglobin. ओके, लेग्यूम का यहाँ पे एब्रीवेट करके लेग किया गया है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। क्यों दिया गया है? बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम काम आता है दैट इज नाइट्रोजिनेज, वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है इट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। मतलब ऑक्सीजन जो है इट इज एक्टिंग एज एन इनहिबिटर ऑफ द नाइट्रोजिनेस एंजाइम, और इसीलिए ऑक्सीजन को स्कैवेंज आउट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए वहां पे एक हीमोग्लोबिन दिया गया। जैसे हमें पता है कि हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद ऑक्सीजन। ओके, सो लेग हीमोग्लोबिन, राइट। हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन NH3, यहाँ पे NH नहीं है, वन NH3 दैट इज एमोनिया in biological nitrogen fixation? How many ATPs are required? So 8 ATPs are required for making up one ammonia molecule. Okay, at physiological pH the ammonia is protonated to form what? फिजियोलॉजिकल पीएच पे एमोनिया का प्रोटोनेशन, तो हमें पता है कि एमोनिया अगर प्रोटोनेट होगा मतलब NH3 तो है, प्रोटोनेशन होगा तो वो बनेगा NH4+। ओके, इट विल बिकम NH4+। क्वेश्चन नंबर 25. नेम द गिवन रिएक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके, कौन सी रिएक्शन है? तो यहाँ पे आप देखिए, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड प्लस एमोनियम आयन प्लस NADPH
It will form glutamate plus water plus NADP. Okay, ये कौन सा रिएक्शन है? तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में से अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में से ग्लूटामेट बन रहा है, तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन। ओके, दो तरह के थे, ट्रांस एमिनेशन एंड रिडक्टिव एमिनेशन। तो ये रिडक्टिव एमिनेशन का एग्जांपल है। रिडक्शन हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में से ग्लूटामेट बन रहा है। अब देखिए NADPH जो है ना, इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म और उसमें से बन रहा है NADP। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का ग्लूटामेट बन रहा है, दैट इज रिडक्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस, इट इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। द नेम ऑफ द एंजाइम इज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। नेम द गिवन रिएक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन इट। कौन से रिएक्शन है? तो यहाँ पे सॉरी टू से कि रिएक्शन यहाँ से गायब है, रिएक्शन प्रिंट आउट नहीं हुआ है। ट्रांसएमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेज एंजाइम, मतलब इसके अलावा जो दूसरा रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ओके, जिसमें कीटो एसिड और एमिनो एसिड दोनों के बीच में रिएक्शन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रिएक्शन दिखेगा नहीं लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। एमिनो एसिड प्लस कीटो एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। उसमें से जो एमिनो एसिड है वो कीटो एसिड बन रहा है और जो कीटो एसिड था वो एमिनो एसिड बन रहा है। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। ये मैं इस तरह से बता रहा हूँ, आंसर के ऊपर से मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। ओके, तो उस रिएक्शन को ट्रांसएमिनेशन बोला जाता है और जो एंजाइम यूज होता है दैट इज ट्रांसएमिनेज एंजाइम। ओके, दैट इज कॉल्ड द एंजाइम नेम ट्रांसएमिनेज। 27 number question. Write the two most important amides that are found in plants. Okay, तो ये चैप्टर 9 में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एसिडिक एमिनो एसिड के एमाइड्स। तो एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड में से एस्पार्जिन और ग्लूटामिक एसिड में से ग्लूटामिन। ओके, एस्पार्टिक एसिड में से एस्पार्जिन और ग्लूटामिक एसिड में से ग्लूटामिन। Name the compounds that have a high nitrogen to carbon ratio and are transported form of nitrogen in some plants. Very important question. It is urates. Okay, high nitrogen to carbon ratio. High nitrogen to carbon ratio जब होता है वो actually toxic होता है, वो actually toxic होता है। इसलिए प्लांट में इनके लिए प्रोविजन है, लेकिन एनिमल किंगडम में ये टॉक्सिक बनेगा। ओके, fine. Now come to fill in the blank type of the questions. Some plant species can accumulate dash and dash, while some plants growing near nuclear test sites take up dash. तो सभी प्लांट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको सेलेनियम देखने मिलेगा और गोल्ड भी देखने मिल सकता है। और तीसरा जो पूछा है ना यहाँ पे, दैट इज न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास आपको कौन सा एलिमेंट प्लांट्स में देखने मिल सकता है? तो इट इज रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्ट्रोंशियम। ओके, तो स्ट्रोंशियम आपको देखने मिलता है प्लांट्स में, जो प्लांट्स न्यूक्लियर साइट्स के नियर अबाउट होते हैं वहां पे। Essential element must be absolutely necessary for supporting dash and dash, growth and reproduction. यही तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अगर यही एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे बारे में भी पूछे जाए कि एसेंशियल एलिमेंट्स इन एनिमल मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग डैश एंड डैश, तो भी आंसर यही रहेगा, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। चाहे फिर वो प्लांट हो, चाहे फिर वो बैक्टीरिया है, फंगस है,
एनिमल है, कुछ भी है। एसेंशियल का मतलब नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 3, the requirement of the essential element must be dash and not replaceable by another element. So it is specific, it must be specific and not replaceable by another element. ये specific होना चाहिए और replaceable नहीं होना चाहिए। Come to question number 4. The movement of ions is usually called flux. Important question है, लगता है easy है। The inward movement of ions into the cell, it is called influx, and the outward movement of the ions from cell to outer environment, it is called efflux. So influx and efflux. Question number 5, soil not only supplies dash but also harbors dash other microbes, water holding, it supplies air to the roots and act as dash that stabilizes the plant. 3 blank पूछ लिए आपको यहाँ पे। तो soil is not only meant for mineral supply, तो mineral supply option A, it also harbors nitrogen fixing bacteria। देखिए अब जब हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं ना, तो हाइड्रोपोनिक्स में हमें मिनरल तो मिल सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमें नहीं मिल सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो हमें अलग से ऐड ऑन करने पड़ते हैं, जो सॉइल जो है वहां पे नेचुरली प्रेजेंट है। एज वेल एज सॉइल क्या काम करता है दूसरा, इट सप्लाइज इट प्रोवाइड्स अ मैट्रिक्स फॉर प्लांट स्टेबिलिटी। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ dash and dash ecosystems. So nitrogen is a limiting nutrient for natural as well as agricultural ecosystem. Nitrogen is very important for plants. Okay, उसके अलावा तो आगे पूरी की पूरी फूड चेन, फूड वेब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। फाइन, नाउ ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ओके, लेकिन यहाँ पे डायग्राम बेस्ड है तो उसको हम अभी तो स्किप करेंगे क्योंकि डायग्राम वाले के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है। More than 60 elements, come to question number 2 directly, more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. तो whether the statement is true or false, तो it is true, मतलब हम बोल सकते हैं नियर अबाउट 60% एलिमेंट ऐसे हैं जो प्लांट में किसी ना किसी फॉर्म में हमें देखने मिल जाते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं थ्रू आउट द ग्लोब। थर्ड क्वेश्चन, the essential element must be directly involved in the metabolism of the plant. तो ये true है, direct involvement, there should not be any indirect movement. Okay, तो essential elements जितने भी हैं they should be directly involved in the metabolism of the plant, so it is true. Okay, match the following type questions. Okay, column 1 में देखिए, first macronutrients कौन कौन से हैं, क्या है? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑप्शन 4, सो दे मेंटेन इन एनायन कैटायन बैलेंस, उसके लिए काम आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सल्फर किसके लिए काम आता है? देखिए ये स्किप हो गया, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आया, वैसे नीचे का पार्ट जो है कॉलम नंबर 2 का है। ओके, सल्फर जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? सल्फर नंबर 1 देखिए, इट इज एक्टिंग एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द थायमिन, बायोटिन कोएंजाइम एंड फेराडॉक्सिन। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, सल्फर हमें आप देखने मिलेगा विटामिन और उसके डेरिवेटिव में, थायमिन है, बायोटिन है,
ओके, तो थायमिन और बायोटिन एक्चुअली एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम, लेकिन हम चैप्टर 9 में पढ़े हैं कि ये दोनों ही विटामिन प्रिकर्सर्स हैं, और फेरेडॉक्सिन में भी आपको सल्फर देखने मिलेगा। फास्फोरस 5, it is required for phosphorylation reactions, very important. Calcium, third, it is required by meristematic and differentiating tissues. It is required by meristematic and differentiating tissues. Okay, fine. और मैग्नीशियम, मैरिस्टमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में कैल्शियम की क्यों रिक्वायरमेंट है, ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो मैरिस्टमेटिक में नया सेल वॉल बन रहा है, डिफरेंशिएटिंग में सेल वॉल जो है वो टफ बन रहा है, और दोनों जगह पे कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन द सेल वॉल। ओके, नाउ मैग्नीशियम, तो सेकंड, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल एज वेल एज राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड। तो क्लोरोफिल के सेंटर में हमें मैग्नीशियम देखने मिलता है। ओके, नाउ कम टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड, ये आगे वाला जो पूरा मैच द फॉलोइंग था वो मैक्रो के लिए था, और अभी जो है दैट इज अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट और उसके फंक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, फाइन। फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको दिया गया है आयरन। आयरन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इट एक्टिवेट्स एंजाइम कैटालाइज। ओके, कैटालाइज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, और दूसरा भी एक एंजाइम यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, पेरोक्सीडेज। ओके, तो इट एक्टिवेट्स कैटालाइज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम्स। सेकंड, मैंगनीज एंड क्लोरीन। ओके, तो photolysis of water, manganese and chlorine, it is for photolysis of water. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाला क्वेश्चन, तो बहुत बार स्टूडेंट ट्रैप होते हैं, बहुत बार ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। मैंगनीज एंड क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फिर जिंक, दैट इज सेकंड ऑप्शन, इट एक्टिवेट्स कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज। फिर बोरोन, तो पोलन जर्मिनेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे भी गलती खाते हैं, मतलब ज्यादातर टाइम स्टूडेंट को ये क्लिक भी नहीं करता है कि बोरोन इज रिक्वायर्ड इन पोलन जर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बार नीट में पूछा गया ये, नीट या ऐसे जो भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें, AIPMT और इन सभी में। ओके, एंड देन मोलिब्लेडम, तो बोरोन जो है वो पोलन जर्मिनेशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए बोरोन रिक्वायर्ड है। फिर मोलिब्लेडम जो है वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इट इज फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। कैसे, तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है, उस नाइट्रोजिनेस एंजाइम का जो सेंटर है वहां पे मोलिब्लेडम होता है। वैसे तो आयरन भी होता है, तो जनरली आयरन के लिए दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। ओके, थर्ड भी है कैटालेज और पेरोक्सिडेज एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, और दूसरा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए भी। क्यों कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है उसके सेंटर में फेरस, दैट इज आयरन, और मोलिब्डेनम होता है, FeMO सेंटर जिसको हम बोलते हैं, MOFE सेंटर जिसको हम बोलते हैं, वही। ओके, नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड रिलेटेड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, तो क्लोरोसिस, ये एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल कम हो रहा है, वेन्स क्लियर हो रहे हैं, लीव्स जो हैं, जो लीव्स हैं वो लीव्स हैं वो ग्रीन में से येलो बन रहे हैं। ओके, क्लोरोसिस, तो क्लोरोसिस किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्टली दिया गया है यहाँ पे। ओके, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्लोरोसिस नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फेरस, सल्फर, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ओके, इनकी वजह से, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस होता है। देन नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम जो है उसकी वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से नेक्रोसिस होता है। ओके,
एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इनहिबिशन मतलब मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ इनहिबिट होना, वो किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम के. डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग डिले, ओके, मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, ये किसकी वजह से होता है? तो इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम. डियर स्टूडेंट्स, ये लग रहा है हमें कि हमने 4 मैच द फॉलोइंग ABCD कवर किए, लेकिन ये अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो 4 इंटू मिनिमम 3, ये 12 MCQ बने आपके यहाँ से. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स एंड their organisms. ओके, कॉलम 1, एरोबिक माइक्रोब, इसमें से कौन है फ्री लिविंग एरोबिक माइक्रोब? कौन है? तो इट इज एजोटोबैक्टर एंड बेजरेंकिया, ये एरोब्स हैं. एनारोबिक कौन है इसमें से? तो इट इज रोडोस्पिरिलम एंड बैसिलस. और साइनोबैक्टीरिया कौन है? तो इट इज एनाबियना एंड नॉस्टॉक. ओके, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर और उसके सामने ऑर्गेनिज्म के नाम हमें पूछे गए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर का ब्रशअप डिस्कशन है वो खत्म हो रहा है. ओके, वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, ओके, आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेशन. नया चैप्टर हम शुरू करेंगे फ्रॉम द सेम यूनिट. ओके, fine. So till then, if you have any doubts, any queries regarding this particular chapter, you can ask your questions, you can post your questions, your queries to me. Till then, have a nice day. I'm ending this session right now.